आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 25 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा को भूख से मिलेगी कुछ राहत, इसराइल ने दी इजाजत, जॉर्डन और यूएई दोबारा गजा में जहाजों से गिरा सकेंगे राहत का सामान। ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा हमास डील नहीं चाहता, अब उसके लीडर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। नेतन्याहू ने दी वार्निंग, कहा अब बातचीत नहीं, दूसरे तरीके से होस्टेजेस लाएंगे वापस। 100 से ज्यादा ब्रिटिश एमपीज का दावा, बोले बरतानिया फौरन फलस्तीन को करे तस्लीम। ईरान और यूरोप के दरमियान इस्तांबुल में अहम बातचीत, न्यूक्लियर डील पर दोबारा पेशकदमी। और सीरिया, अमेरिका, फ्रांस के दरमियान पेरिस में मीटिंग, सीरिया में सियासी ट्रांजिशन पर जोर। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर तफसील से। इसराइल ने दी है इजाजत, और एक बड़ी इजाजत। गजा में जॉर्डन और यूएई फिर से राहत का सामान हवाई जहाज़ों से पैराशूट के जरिए गिरा सकेंगे। गजा के लोगों की भूख कुछ हद तक तो कम होगी। भूख से तड़प रहे गजा के लोगों को राहत देने वाली सबसे बड़ी खबर सामने आई। गजा में इस्राएली हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को दोबारा ह्यूमैनिटेरियन एयरड्रॉप्स यानी कि पैराशूट से मदद का सामान गिराने की इजाज़त देने जा रही है इस्राएली हुकूमत गजा में, जैसा कि इन मुल्कों ने पिछले साल किया था। बिल्कुल वैसा ही कोगैट यानी कि कोऑर्डिनेटर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इन द टेरिटरीज फॉर इसराइल, इसके मुताबिक ये एयर ड्रॉप्स इसराइली फौज यानी आईडीएफ की मंजूरी और कोऑर्डिनेशन में होंगी। इसराइली अफसरों के मुताबिक पहला एयर ड्रॉप जॉर्डन की तरफ से हो सकता है और शायद ये आज रात ही हो सकता है। याद रहे पिछले साल जॉर्डन, मिस्र, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर गजा में हजारों खाने के पैकेट गिराए थे। हालांकि मार्च 2024 में एक एयर ड्रॉप हादसे में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए थे। फिलहाल अब ये देखना है कि इस बार ये राहत सच में राहत बनेगी या फिर ज़मीनी हकीकत वही रहेगी, भुखमरी और बमबारी। हमास सीज़फायर डील नहीं चाहता, अब उसके लीडर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। ये खतरनाक धमकी है और ये धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उस शख्स का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। गजा में जंग रोकने की कोशिश एक बार फिर नाकाम होती नजर आ रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमास डील करना ही नहीं चाहता था, अब वक्त है कि उन्हें ख़त्म किया जाए। व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले ट्रंप ने यह कहा कि हमास ने कतर में हो रही बातचीत से खुद को अलग कर लिया है और अब जब होस्टेज की रिहाई की बात सामने आई तो उन्हें डील मुश्किल लग रही है, क्योंकि उनकी शील्ड, उनकी ढाल खत्म हो रही है। होस्टेज हैं तो हमास हैं, वरना वो हमास को मटियामेट हम कर देंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका और इसराइल दोनों ने अपने अपने नेगोशिएटर्स को कतर से वापस बुला लिया है। ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में धमकी देते हुए कहा कि हमास के लीडर्स को अब चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। ये एक सीरियस थ्रेट है। इस बयान ने जंग के माहौल को और ज़्यादा सख्त बना दिया है, यानी मदद का रास्ता तो खुल गया है हल्का सा, लेकिन गजा में सीज़फायर की उम्मीदें अब और दूर होती जा रही हैं। धमकी देने वालों में ट्रंप अकेले नहीं, नेतन्याहू ने उनका साथ दिया। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब अमेरिका और इसराइल दूसरे रास्ते सोच रहे हैं, दूसरे ऑप्शन सोच रहे हैं, ताकि गजा से अपने होस्टेजेस को वापस लाया जा सके और हमास की हुकूमत का खात्मा किया जा सके। नेतन्याहू के इस बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि सीज़फायर की कोशिशें अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं और मिलिट्री के दम पर इसराइल होस्टेज वापस लाना चाहता है, यानी एक बड़ा ऑपरेशन चलाना चाहता है जिसमें होस्टेजेस की जान की परवाह भी ना की जाए। नेतन्याहू ने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हम अपना काम पूरा करें, किसी सौदे का इंतज़ार ना करें। यह ऐलान दोस्तों उस वक्त आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हमास के रहनुमाओं को, उनके लीडर्स को अब तलाश करके हम ख़त्म करेंगे। मतलब अब जंग लंबी चल सकती है और गजा के लोगों के लिए हालात और ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा है। तो खुशखबरी तो आई मदद की, लेकिन उसके साथ ख़तरनाक धमकी भी आई। अब हमास का वर्जन क्या है
वो भी समझ लीजिए। हमास ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने बातचीत से पलटी मार ली है और वो इसराइल का खुलकर साथ दे रहा है। गजा जंग पर बातचीत जहां ठंडी पड़ी है, वहीं हमास ने अब अमेरिका पर सीधा हमला बोला है। हमास के लीडर बासिम नईम ने AFP से बातचीत में कहा कि अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने हालिया बयान में हकीकत को तोड़ा और मरोड़ा और वाशिंगटन की पहले की पोजीशन से वो पलट गए। बासिम नईम का कहना है कि विटकॉफ के बयान हालिया बातचीत के मिजाज से बिल्कुल उलट हैं। वो खुद भी इस सच्चाई को जानते हैं, लेकिन ये सब इसराइल के फायदे के लिए किया जा रहा है। हमास ने साफ कहा कि अमेरिका अब खुले तौर पर इसराइल के साथ खड़ा है और जो बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ इसराइली पोजीशन को मजबूत करने के लिए हो रही है। फिलहाल हमास और इसराइल के बीच सीज़फायर की बातचीत जो 2 हफ्ते पहले शुरू हुई थी, अभी तक ठंडी पड़ी है। लग रहा है कि कहीं ये बातचीत ख़त्म ना हो जाए, हमले तेज़ ना हो जाएं। अब बात फ़लस्तीन की हिमायत की, एक आज़ाद रियासत की। 100 से ज़्यादा ब्रिटिश एमपीज़ ने एक प्रेशर बनाते हुए अपनी हुकूमत से कहा है कि फ़ौरन फ़लस्तीन को तस्लीम करो। बरतानिया में 100 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट यानी कि एमपीज़ ने ब्रिटिश वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से फ़ौरन फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया है। ये मांग लेबर पार्टी की MP सारा चैंपियन ने उठाई। उनके ज़रिए मुख्तसर मगर एक अहम ख़त तैयार किया गया, जिसे दर्जनों MPs ने दस्तखत करके प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाया। इस ख़त में कहा गया कि बरतानिया को फ़लस्तीन को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि हमने ही बाल्फोर डिक्लेरेशन लिखा था और हम ही वहाँ माजी में इंतज़ामी ताकत रहे हैं और हमारी तस्लीमियत की एक अलग अहमियत होगी। मतलब ये कि अब यूरोप के बड़े मुल्कों पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का प्रेशर और तेज़ हो रहा है और शायद यही अमेरिका और इसराइल की छटपटाहट की वजह भी है। अब बात ईरान और E3 की। ईरान और यूरोपियन मुल्कों के दरमियान इस्तांबुल में आज एक अहम बातचीत हुई। न्यूक्लियर मामले पर खुलकर बात हुई। ईरान के सीनियर डिप्लोमेट काजिम गरीबाबादी ने बताया कि इस्तांबुल में जुमे के रोज़ यूरोप की 3 बड़ी ताकतों E3 यानी कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन से सीरियस, फ्रैंक और तफसील से भरी बातचीत हुई। ईरान की जानिब से इस मीटिंग में गरीबाबादी और मजीद तख्तरवांची शामिल थे, जबकि यूरोपियन ब्लॉक की जानिब से सीनियर डिप्लोमेट्स मौजूद थे। मीटिंग का बैकग्राउंड क्या है वो समझिए। ये बातचीत उस हालिया 12 दिन की जंग के बाद हो रही है जिसमें ईरान और इसराइल आमने सामने आए थे। इसी जंग की वजह से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी रुक गई थी। गरीबाबादी ने इस दौरान मीटिंग के दौरान कहा कि हमने न्यूक्लियर मसले और पाबंदियों में राहत से जुड़े नए हालात पर खुलकर बात की आज की मीटिंग में, और हालिया जंग पर यूरोपियन मुल्कों के रवैये की सख्त मुखालफत की, जिन्होंने इसराइल के हमलों की मुखालफत नहीं की, बल्कि लग रहा था कि वो उनके साथ हैं। खैर, ईरान ने स्नैपबैक मैकेनिज्म यानी UN की पाबंदियों की वापसी वाले मुद्दे पर भी अपना सख्त स्टैंड दोहराया है। ये E3 यही तो कह रहा है कि न्यूक्लियर डील अगर नहीं की ईरान ने तो स्नैपबैक मैकेनिज्म हमें अपनानी पड़ेगी, फिर से पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। मतलब ये कि जंग के बाद अब न्यूक्लियर डिप्लोमेसी दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश फिर से शुरू हो गई है। आज की मीटिंग इसी बात का इशारा है, लेकिन तानातनी अभी भी बाकी है। बातचीत अकेले ईरान नहीं कर रहा, यूरोप से या वेस्ट से सीरिया भी कर रहा है। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असाद अल-शिबानी ने पेरिस में अमेरिका और फ्रांस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ फ्रैंक और प्रोडक्टिव टॉक्स की। यहाँ भी फ्रैंक और प्रोडक्टिव मामला है। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जीन नोएल बैरट और US स्पेशल एनवॉय फॉर सीरिया थॉमस बैरक भी इस मुलाकात में शामिल हुए। दोनों वेस्टर्न पावर्स ने सीरिया में सियासी ट्रांजिशन के सक्सेस, मुल्क की यकजहती यानी यूनिटी और सरहदी इंटीग्रिटी को इंश्योर करने की अहमियत पर जोर दिया। ये मीटिंग उस वक्त हुई जब हाल ही में सीरिया के स्वेदा प्रोविंस में सीज़फायर के बाद खून खराबा रुक गया है। कुछ खबरें यहाँ से जल्दी। US की जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, US सेंटकॉम जिसे कहते हैं, उसने कहा है कि उसने सीरिया में ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीम के एक सीनियर लीडर को मार गिराया है, उसका काम तमाम कर दिया है। सीरिया में ISIS जिस तरीके से उभरा था उसी तरीके से खात्मे की तरफ भी बढ़ा, और लेकिन अब भी उसका वजूद कायम है और अभी भी उसके लीडर्स को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो क्लैशेस हैं वो आप सब जानते हैं, हमने कल ही इस बारे में आपको बताया था। अब तक इस क्लैश में 16 लोग मारे गए हैं, 15 थाईलैंड के हैं, 1 कंबोडिया का है।
कंबोडिया की फौज थोड़ी ज़्यादा भारी पड़ी, उन्होंने तबाही भी मचाई। लेकिन अब जो है थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो कंबोडिया के साथ हालिया क्लैशेस हैं वो एक बड़ी जंग की तरफ जा सकते हैं, यानी एक फुल फ्लैश वॉर भी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हो सकती है। वहीं चाइना इन दोनों ही साउथ ईस्ट एशिया के जो मुल्क हैं उन्हें संभालने की, उनको ट्रैक पर लाने की, बातचीत के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस ने कहा है, वो व्लादिमीर पुतिन के एक एड हैं करीबी, उन्होंने ये कहा है कि यूके यूनाइटेड किंगडम कुड ईजिली स्टैब यूएस इन द बैक, कि यूनाइटेड किंगडम बहुत आसानी से या बहुत मुमकिन है कि अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप दे। इस बयान को उनके पढ़ने और परखने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वेस्ट अमेरिका का जो लबादा है उससे बाहर निकलना चाह रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है हमेशा कोई जंग हो, अमेरिका और उसके अलाई, उसके इत्तेहादी, इन इत्तेहादियों के नाम गुम हो गए हैं। ना कोई जर्मनी कहता है, ना कोई फ्रांस कहता है, ना कोई ब्रिटेन कहता है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, मतलब रांगा सेठ और उनके चेले चपाटे। तो ये लोग अब उस कहते हैं ना चेले चपाटों वाली इमेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर रह गई थी और ये बड़ी थी वेस्ट बैंक की खबर कि इसराइल ने वेस्ट बैंक में सेटलर्स के लिए नए सेटलमेंट बनाने के लिए $274 मिलियन एलोकेट किए हैं। ये एक बड़ी सीरियस खबर है जो ये बताती है कि फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा अब और तेज़ करने जा रहा है इसराइल, और लगातार वहाँ घर भी गिराए जा रहे हैं और वहाँ पर सेटलमेंट्स फिर से और तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। खैर, एक और ख़बर है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि फ्रांस ने बहुत ही मजबूती से फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने की बात कही है, और वो G7 का मेंबर है। ये बहुत बड़ी बात है, उसके पास वीटो पावर भी है। लेकिन सारी दुनिया फ्रांस के इस फैसले को तस्लीम कर रही है, ना सिर्फ अरब वर्ल्ड बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इस बात को लेकर तारीफ हो रही है फ्रांस की कि फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकता है। और बहुत जल्द सऊदी अरब और फ्रांस इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। ईरान पर हमले हो गए थे तो ये बैठक थोड़ी ज़रा टल गई थी क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।